गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए एमपी जीके विथ स्टैटिक जीके, इसमें आपको करंट अफेयर्स, पंचायती राज के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने। तो आप लोग देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन रखे हैं जो कि एमपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये पूरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो आपके एमपी में जितने भी एग्जाम होंगे, क्योंकि एमपी जीके है तो इससे जैसे कि एमपी पटवारी का तो अभी होने वाला है, पटवारी के बाद फिर एमपी अगर कांस्टेबल की आती है या फिर एसआई की आती है तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए देख लेते हैं। पहला, मध्य प्रदेश के श्री अवध किशोर जड़िया को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। क्योंकि अवार्ड एंड ऑनरशिप क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो डन है, तो ये आएंगे ही आएंगे। और करंट अफेयर्स ज़्यादातर 2022 के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में पेपर हो रहा है। तो 2022 में किस किस को मतलब अवार्ड दिया गया है तो उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे कि अवध किशोर जड़िया, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको 2022 में मिला है पद्मश्री अवार्ड। और मध्य प्रदेश में जितने भी लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है तो उनके कुछ नाम हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि पहला है श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, आर्ट में। अगला है श्री अवध किशोर जड़िया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला है डॉक्टर नारेंद्र प्रसाद मिश्रा, इनको मरणोपरांत दिया गया है, मेडिसिन के लिए दिया गया है। अगला है श्री राम सहाय पांडे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और लास्ट है सुश्री दुर्गाबाई व्याम, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो इन पांचों का नाम आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं 2022 तक, जो कि 2022 का करंट अफेयर्स मैंने लिया हुआ है। तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का खाका तैयार करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इस समिति का नाम याद रखना है, अशोक दलवई समिति। अशोक दलवई कमेटी का गठन किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस कमीशन का नाम याद रखिएगा, अशोक दलवई समिति। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। तो इसरो के नए अध्यक्ष जनवरी 2022 में सिलेक्ट किया गया है, जिनका नाम है एस सोमनाथ। इनके पहले के सिवन थे। तो एस सोमनाथ के बारे में जान लेते हैं कि एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के 10वें अध्यक्ष होंगे, जो कि के सिवन 9वें थे, तो ये 10वें होंगे। इससे पहले वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत थे, तो ये भी याद रखिएगा। और एस सोमनाथ के पहले के सिवन, जो कि जनवरी 2018 से 14 जनवरी 2022 तक सर्विस दिए अपनी, तो ये भी याद रखिएगा। इनका डेट कब से कब तक रहे के सिवन, तो जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक थे ये, तो इनका याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो खेत सुरक्षा योजना 2022 का उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछ सकता है। तो बाड़ लगाना, ये याद रखिएगा। बाड़ लगाना का मतलब आप समझते हैं कि खेतों के अगल बगल तार बांधना, बाउंड्री बनाना, एक तरह से बाउंड्री लाइन, ताकि उसमें जानवर ना जा सके। तो इस योजना में किसान अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए तार की बाड़ लगाने के लिए 70% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एमपी का है, कि इस योजना में किसान अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए मतलब तार लगाएगा खेतों के चारों तरफ, और इसमें 70% तक सब्सिडी मिल सकती है। ये एमपी गवर्नमेंट का योजना थी, तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ लॉन्च करनी थी, जो आपके IAS में आपने देखा होगा, कई सारे इंटरव्यू में पूछा गया है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें 6 पनडुब्बियों को लॉन्च करना था,
तो ये याद रखिएगा। और कौन से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। तो इसमें देख लेते हैं भारत की जो पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिहंत है, तो इसका नाम याद रखिएगा। स्वदेशी मतलब अपने देश में निर्मित, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है INS अरिहंत। और INS अरिहंत परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका नाम याद रखिएगा। अंतिम जो थी लास्ट थी INS वागशीर, और भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिहंत, तो इनके बारे में याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए MP के शिवपुरी का सूर्य मंदिर सेसई में है, तो ये याद रखिएगा। शिवपुरी का जो सूर्य मंदिर है, शिवपुरी आपके MP में आता है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक छोटा सा गांव है, सेसई गांव का नाम है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। प्रतिहारों ने मंदिर बनवाए, एक सूर्य मंदिर और एक छोटा मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित था, तो ये भी याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला देख लेते हैं, ये आपके पंचायती राज से एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पंचायती राज की विशेषता नहीं है। पंचायती राज जो चल रहा है उसमें से इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी विशेषता ये पंचायती राज में नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रामीणों से सदस्यता शुल्क का संग्रह, दूसरा है त्रिस्तरीय प्रणाली, तीसरा है हर 5 साल में नियमित चुनाव होंगे, चौथा है SC ST महिलाओं आदि के लिए सीटों का संरक्षण। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो पंचायती राज में नहीं है। देखना, त्रिस्तरीय प्रणाली आपने सुना होगा, पंचायती राज बलवंत मेहता समिति त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में बताया था, तो ये तो होगा ही होगा। हर 5 साल में नियमित चुनाव, ये भी कंफर्म है होगा। पहले आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन से मतलब होगा। और ये वाला है ST SC महिलाओं आदि के लिए सीटों का संरक्षण, ये भी है, नियमित है, लिखा हुआ है। तो पहला वाला देख लेते हैं, ग्रामीणों से सदस्यता शुल्क का संग्रह, ये पंचायती राज की विशेषता नहीं है, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि ग्रामीणों से सदस्यता शुल्क का संग्रह ये विशेषता नहीं है पंचायती राज। अब पंचायती राज है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली वह प्रणाली है जो ज़मीनी स्तर पर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। क्या है, पंचायती राज वह प्रणाली है जो ज़मीनी स्तर पर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट मैंने लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप MP पटवारी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पंचायती राज डन है, आपका आएगा ही आएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की राज्य सूची में है। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये इसका आर्टिकल नंबर याद रखिएगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, तो ये पूछ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को अपने नागौर जिले में, इसका नाम याद रखिएगा कि राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को अपने नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की, तो ये समिति का नाम याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता समिति ने, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ था, त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की। तो त्रिस्तरीय संरचना कौन सी है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, दूसरा है खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, तीसरा है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो ये तीनों त्रिस्तरीय संरचना ये याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला है 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में नियुक्ति अशोक मेहता समिति ने आधार और जिला परिषद के शीर्ष पर
मंडल पंचायतों से युक्त द्विस्तरीय प्रणाली द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली के प्रतिस्थापना की मतलब अपनी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की। तो ये भी याद रखिएगा कि कब न किया, 1977 में नियुक्त अशोक मेहता समिति ने आधार और जिला परिषद के शीर्ष पर एक पंचायतों से युक्त द्विस्तरीय प्रणाली तथा त्रिस्तरीय प्रणाली के प्रतिस्थापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, आ सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अगला देख लेते हैं, भारत की संविधान का भाग, जो भारत के संविधान का भाग है, भाग 4 और आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 243 से 243 ओ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो अरुणाचल प्रदेश है वो पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट मान लीजिए आपका एक्सेप्शनल। अगला पॉइंट है, पंचायती राज प्रणाली भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होती है। कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल हैं, तो याद रखिएगा। वैसे तो भारत के सभी राज्यों और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर लागू होगी, कुछ को छोड़कर, जैसे कि मेघालय में नहीं है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नहीं लागू होगा पंचायती राज। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय पहला है बैधन, दूसरा है सिंगरौली नगर, तीसरा है सराय, चौथा है चितरंजी। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। सिंगरौली जो एमपी से रिलेटेड है उनको पता होगा, बाकियों को भी पता होगा कि जो सिंगरौली का जिला मुख्यालय है वो बैधन में है। तो याद रखिएगा बैधन। इसके बारे में देख लेते हैं। सिंगरौली भारत की मध्य प्रदेश राज्य में सिंगरौली जिले का एक शहर है और रीवा का आयुक्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का 50वां जिला है। तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं और सिंगरौली कौन सा है, तो ये 50वां जिला है, याद रखिएगा। अगला है, इसे 24 मई 2008 को जिला का दर्जा दिया गया। तो सिंगरौली को जिला का दर्जा कब दिया गया, 24 मई 2008 को। अगला है, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण यहाँ पे जो सिंगरौली में है इसमें खनिज संसाधन काफ़ी अच्छा है। इसी कारण इसमें क्या, कोयला और पावर प्लांट, सिंगरौली भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में उभर रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि सिंगरौली जो है भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में उभर रहा है। अगला देख लेते हैं, सिंगरौली जिले में 3 तहसील शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं, सिंगरौली, देवसर। 3 तहसील आपसे पूछ सकता है कि सिंगरौली जिले में कितने से तहसील हैं, तो 3। सिंगरौली हो गया, देवसर हो गया और चितरंगी हो गया। तो ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इस जिले में 3 मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र है, अर्थात चितरंगी, सिंगरौली और देवार। तो ये भी याद रखिएगा, जो विधानसभा क्षेत्र हैं 3 हैं, चितरंगी, सिंगरौली और देवार। अगला पॉइंट है, यह सभी सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। सभी सीधी लोकसभा निर्वाचन के क्षेत्र में आएंगे। और बाद में इस जिला में 2 और तस्वीर, माडा और सराय को जोड़ा गया। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे सॉरी तहसील होगा, ये चीज़ आप कट करके लिख लीजिएगा, तहसील। माडा और सराय को जोड़ा गया। अगला है, सिंगरौली में होने वाली प्रमुख कंपनियां या फिर आने वाली कंपनियां मान सकते हैं। जैसा कि कंपनी आप याद रखिएगा सिंगरौली का एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि 9760 मेगावाट के संयुक्त उत्पादन क्षमता वाला 3 पावर प्लांट है, ये याद रखिएगा। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड,
जो कि अपनी सहायक उत्तरी कोल फील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से 80 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन, ये भी याद रखिएगा। अगला है रिलायंस पावर लिमिटेड, जो कि 3960 मेगावाट की है। अगला है एस्सार पावर लिमिटेड 1200 मेगावाट का, तो ये भी याद रखिएगा। एनटीपीसी लिमिटेड जो कंपनियां हैं ये याद रखिएगा, सभी के नाम याद रखिएगा आप। अगला है डीवी पावर लिमिटेड जो कि 1320 मेगावाट का है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मनरेगा। मनरेगा तो आपने कभी सुना ही होगा, हमेशा सुना होगा मनरेगा। ज़्यादातर आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुँह से आपने सुना होगा, बजट में भी आपने सुना होगा। तो मनरेगा क्या है ये सबको पता होना चाहिए। तो मनरेगा क्या है, प्रत्येक परिवार में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। 3 महीने आप मान सकते हैं कि प्रत्येक परिवार में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना। मनरेगा का अर्थ क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। अगला है मनरेगा दुनिया के सबसे बड़ी कार्यरत गारंटी कार्यक्रमों में से एक है, तो ये सभी मनरेगा से रिलेटेड वन लाइनर है, तो आप लोग देख लीजिए। अगला है यह भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। उद्देश्य याद रखिएगा क्या है, काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसमें कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाओं को होना चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा, महिलाओं को भाग 1/3 होना चाहिए। अधिनियम पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये अधिनियम जो है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था पहली बार, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना स्वरोजगार सूक्ष्म उद्यम को प्रोत्साहित करती है, तो ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण आजीविका परियोजना है किसको प्रोत्साहित करती है, तो स्वरोजगार यानी कि खुद का बिजनेस, सूक्ष्म उद्यम मतलब कि अपना खुद का बिजनेस तैयार करना, उसके लिए आपको प्रोत्साहित करती है, तो ये नाम याद रखिएगा। इसके कुछ पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों को सक्षम स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचाने के लिए गरीबी को कम करना है। इसका मेन उद्देश्य आप मान सकते हैं कि आप खुद उद्यमी बने, खुद का बिजनेस तैयार करें, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, ताकि गरीबी को कम किया जा सके, तो ये याद रखिएगा। और क्या है इसमें, क्या है, पंचायती राज ढांचे के भीतर काम करता है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो आपका सूक्ष्म उद्यम है ये क्या पंचायत राज के ढांचे के अंदर काम करेगा और स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम सभाओं की मदद करता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, जो कि स्वरोजगार सूक्ष्म उद्यम को प्रोत्साहित करता है। इसमें से कितने कितने फैक्चुअल पॉइंट है याद रखिएगा कि स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम सभाओं की मदद करता है। तो ये सभी हो गए पंचायती राज, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ पढ़ेंगे एमपी जीके फैक्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, तो आप लोग देख लीजिएगा और सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जिसमें पहला देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री अभी करंट में तो शिवराज सिंह चौहान है, इससे पहले कमलनाथ थे जिनकी सरकार गिर गई थी, वापस फिर शिवराज सिंह चौहान बने हैं। और आपसे ये तो उस बच्चे को पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम याद रखिएगा रविशंकर शुक्ल, इनका नाम याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम भी याद रखिएगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। सभी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला है तमस नदी रीवा में पूर्वा झरना जो रीवा में फेमस है, तो तमस नदी इसके लिए जिम्मेदार है कि तमस नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। क्वेश्चन आ सकता है पूर्वा झरने का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो तमस नदी, ये याद रखिएगा। अगला है खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी है
उसका नाम आपसे पूछ सकता है कि खरगोन ज़िले में जो सबसे प्रसिद्ध साड़ी है उसका नाम क्या है, तो माहेश्वरी है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छी साड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था, तो ये 24 जुलाई को स्थापित किया गया था। अगला है, ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या था, तो इंदौर था। ये याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन समर सीजन आपके 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी अगर पूछ लें, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम था मध्य भारत था, तो इसलिए इसकी राजधानी क्या थी, इंदौर थी। ये भी याद रखिएगा। अगला है, प्राचीन काल में उज्जैन शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन जो आपकी महाकाल की नगरी है, क्षिप्रा नदी के किनारे एक बसा मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, और जिसका पुराना नाम था अवंतिका, अब करंट में उज्जैन है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के, आपसे लिटरेटी रेट पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो याद रखिएगा, 2011 के अनुसार जो अलीराज जिले की साक्षरता थी वो सबसे कम थी। याद रखिएगा। अगला कुछ देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायपूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। जो आपके गवर्नर थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। और न्यायाधीश कौन होंगे, एम हिदायतुल्ला। तो ये याद रखिएगा, एमपी का। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये होशंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, गोला मठ आपके मैहर में स्थित है। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पूछ सकता है भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए। अगला है, मंगलनाथ का मंदिर उज्जैन में है जो मंगल ग्रह को समर्पित है। तो ये भी याद रखिएगा कि मंगलनाथ का मंदिर आपके उज्जैन, अभी उज्जैन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि उज्जैन में है और मंगल ग्रह को समर्पित है। अगला है, हिंडोला महल और जहाज महल। ये दोनों आपसे पूछ सकता है कि हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ, तो ये मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। मांडू जिसे बोलते हैं जॉय की, आनंद का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय मांडू। तो ये दोनों हिंडोला महल, जहाज महल दोनों मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीमच जिला राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो एमपी का जो नीमच जिला है वो राजस्थान राज्य की सीमा को टच करता है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बाग महल इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो याद रखिएगा, लाल बाग महल है इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अगला है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गन कैरिज फैक्ट्री है। तो याद रखिएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र का कितने % वन है, तो ये याद रखिएगा 30.72% है। इसमें 30.72% आपके 2011 की जनगणना के अनुसार है ये, तो वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा। अगला है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का नाम सतपुड़ा है। तो नाम याद रखिएगा। अगला है, हिंदी भाषा में अभी ये करंट की न्यूज है, हिंदी भाषा में अभी अभी एमपी गवर्नमेंट ने MBBS को जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी भाषा में शुरू किया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हिंदी, क्योंकि इंग्लिश जो है एक बार हमको समझ में भी आ जाता है, लेकिन हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि समझ से मुझे तो थोड़ा हिंदी में भी डिफ़िकल्ट लगती है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर बनना है तो आपके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, आपके लंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको हिंदी में पढ़ना तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जिनको आता है उसके लिए बेनिफिशियल है। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में MBBS कर सकता है, जो अभी करंट की न्यूज़ है। तो याद रखिएगा कि MP ऐसा राज्य है जो MBBS पाठ्यक्रम कैरिकुलम हिंदी में शुरू किया है। अगला है, मध्य प्रदेश में यूरेनियम की एकमात्र झलक शहडोल में है। तो शहडोल में आपके यूरेनियम का थोड़े बहुत मिल जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश 1956 से पहले मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश 1956 से पहले मध्य भारत के नाम से जाना जाता था।
अगला है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भारत के 5 राज्यों से घिरा है। वो किन राज्यों से घिरा है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगला है राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के 10 जिलों को स्पर्श करती है, जिसमें से नीमच पहला हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के 10 जिलों को स्पर्श करती है। वो 10 जिला कौन से हैं वो बताऊंगी। अगला देख लीजिए, मध्य प्रदेश का भारत में अफीम उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो अभी अफीम उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बोर हवाई अड्डे का नाम राजा भोज के नाम पे रखा गया। तो पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे का नाम राजा भोज के नाम पे रखा गया है, तो बोर, ये याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश की बालाघाट जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जिसे बोलते हैं नदियों का मायका भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। और बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। बालाघाट अपने एमपी में आता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है, तो ये भी याद रखिएगा। नर्मदा नदी, धुआंधार, ये सब जाइए घूमिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर का चित्र बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर का चित्र बनाया गया है। तो ये सीरीज आपकी थी, 30 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन जिसमें जीके के आपके विथ स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का था, उसमें पंचायती राज भी था। और ये 30 क्वेश्चन थे जिसमें केवल एमपी जीके था। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।